अच्छा स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर है आप लोगों के पास ना? तो ये ब्रेक डाउन है, ठीक है। नेम ऑफ वेबसाइट होता है, उसके अंदर होस्ट नेम होता है और डोमेन नेम होता है। फिर हमारे पास क्या होता है? डायरेक्टरी का पाथ। डायरेक्टरी किसको कहते हैं? डायरेक्टरी किसको कहते हैं? नहीं पता आप लोगों को? फोल्डर, फोल्डर है ना जो हमारा जो हमारा फोल्डर है उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्टरी। तो अब आप कैसे समझेंगे? हम ये समझेंगे कि ये कोई सर्वर है, नेम ऑफ साइट है और उसके अंदर एक फोल्डर क्या पड़ा हुआ है? 2018। उसके अंदर एक और फोल्डर पड़ा हुआ है, किसका? सैंपल्स का, और उसके अंदर first.html पड़ी हुई है, ठीक है। तो वहां से ये उठ के हमारे पास एक HTML आ रही है, ठीक। अब ये HTTP क्या है? इसने देखो HTTPS के बारे में बताया है, ठीक है, कि HTTP क्या होता है? सिक्योर वेब प्रोटोकॉल होता है। example.com क्या है, ये क्या है, ये सब आपने ना पढ़ना है। पढ़ने से मकसद है पढ़ना है। आपका क्विज होगा तो ये इन्हीं उससे होगा, ठीक है। क्विज कल भी हो सकता है आप लोग का, ठीक है। या अगर क्विज होगा तो फिर एक दिन पहले रात को बताऊंगा मैं, पूरा हफ्ता पहले नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, ताकि आप लोग पढ़ो। ये आपको ना एक उसने व्यू दिखाया हुआ है कि अगर आप देखो, ये आपकी क्या है? वेबसाइट है और ये सारी जो है ना फाइल्स आपके पास पड़ी हुई हैं। ये हमारा क्या है? सर्वर है, उसका दिखा रहा है वो। तो अगर हाउस पिक्स में जाना है तो हमें यहाँ से ही ढूंढ के जाना पड़ेगा। ये कह रहे हैं सम सर्वर्स आर कॉन्फ़िगर्ड टू रिटर्न a listing of the content of the directory. It is the default file if the default file is not found. अगर आपको ये डिफ़ॉल्ट फाइल नहीं मिलती, क्योंकि हाउस पिक्स के नाम से ना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कुछ सर्वर्स जो है ना हमें ये इस तरीके से रिटर्न कर देते हैं कि मेरे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि पब्लिक है, ठीक है। अगर किसी ने कोई पेज प्राइवेट रखा होगा ना और उसने सेटिंग करी हुई होगी तो आप उसको कभी एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए फिर अगर वो आपसे ऑथेंटिकेशन मांगता है, वो आपको करनी पड़ेगी, आईडी पासवर्ड या जो भी कोड है वो मांगेगा, तभी आपका पेज ओपन होगा। ये जो हमें चीज़ें नज़र आती नहीं, ये पब्लिक है, तो ये हमें नज़र आ सकती हैं। अच्छा, ये HTML डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बता रहा है, सही। ये एक पेज है। The web page shown in this browser window consists of 4 separate files. इस वेब पेज को बनाने के लिए ना हमारे पास 4 सेपरेट फाइल्स हैं। सबसे पहले क्या है? HTML टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो कि हमने लास्ट टाइम बनाया था, सही है, दोबारा बना लेंगे आज। एक स्टाइल शीट होगी जिसके अंदर आपने CSS लिखी होगी और 2 इमेजेस हैं आपके पास। पहली इमेज तो यहाँ है और दूसरी ये रही। तो टोटल 4 फाइल्स हैं जो कि हमने यूज़ किए हैं इस पेज को डिस्प्ले करने के लिए। ये इसने कुछ कोड दिया हुआ है आपको, सही है। तो इससे लिंकिंग भी करी हुई है कि kitchen.css एक फ़ाइल है जिसके अंदर हमने ये CSS का कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हमने समझने की ज़रूरत नहीं है, बस हम चीज़ें देख रहे हैं। तो ये CSS कुछ लिखी हुई है और हमारे पास ये इमेज, 2 इमेजेस पड़ी हुई हैं, स्पून और food.jpg, सही है। एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, ये bbc.com की वेबसाइट है, ठीक है। इसका सोर्स कोड देखना होगा तो हम क्या करेंगे? राइट क्लिक करते हैं और व्यू पेज सोर्स करते हैं, तो आपको ना कुछ इस वेबसाइट का कोड नज़र आएगा, ठीक है। तो ये सारा कोड है, लेकिन आप इसको कॉपी करके अगर अपने उसमें चलाओगे ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पास नहीं है, कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो नहीं है, वो सर्वर से आ रही है, तो यहाँ पे इशू कर जाएगा वो, ठीक है। तो किसी भी पेज का आपने सोर्स कोड देखना है तो आप इस तरह ही देखोगे, सही। आप किसी भी वेबसाइट पे आओ, राइट क्लिक करो और व्यू पेज सोर्स कर दो। यार मैंने मोबाइल में कभी ट्राई नहीं किया है जी।
मोबाइल में मैंने ट्राई नहीं किया, एक सेकंड रुक जाए, अभी देख लेते हैं। मोबाइल में हमें ज़रूरत तो नहीं पड़ती कि हम जो है ना कोड देखें। नहीं आ रहा यार मोबाइल में, अगर होगा तो आप बताइएगा, ठीक है। उस मोबाइल में देखने का फ़ायदा नहीं है ना, ठीक है। तो व्यू पेज सोर्स करते हैं तो हमें ये पूरा पेज नज़र आने लग जाता है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, अभी हम अपना HTML का डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो हमें चीज़ें समझ आएंगी कि ये क्या है, किस तरीके से हो रहा है। लेकिन अगर आपने कोड देखना हो तो आप इस तरह देख सकते हो, सही है। तो ये भी यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको एक एक्सरसाइज दी है उसने कि आप देखे जाके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। लेकिन हर ब्राउज़र में ना डिफरेंट तरीके से आप देख सकते हो। क्रोम में तो आपने क्या किया है, क्रोम में आपने व्यू किया, डेवलपर में गए और यहाँ किया। मैंने आपको शॉर्टकट बताया। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप इंस्पेक्ट करो और इधर आ जाओ, ये पूरी वो खुल जाएगी बार हमारे पास, ठीक है। आप यहाँ से भी सोर्स या फिर ये जो एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा कोड आपको यहाँ से नज़र आएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप मूव करोगे ना वो एलिमेंट सेलेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम सब इसको यूज़ करते हैं हमारी जॉब में हम यूज़ करते हैं इसको, सब यूज़ करते हैं। जो वेब डेवलपर है उनको ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ भी आपने रन टाइम पे चेंज करना है ना, फॉर एग्जांपल आपने इसको चेंज करना है, देखो आपके पास यहाँ पे इसका ये टेक्स्ट आ रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ कुछ और लिख देता हूँ तो ये रन टाइम पे ना चेंज हो जाएगा। देखो ऊपर पाकिस्तान आ गया, सही है। लेकिन रिफ्रेश करोगे तो दोबारा से अपनी उसी स्टेट पे चला जाएगा। लेकिन अभी आप चेंज कर सकते हो अगर आप इसको कुछ, हाँ ये हमारे अपने एंड पे हो रहा है बस, ठीक है। उधर जाके चेंज नहीं हो रहा, बस ये इधर ही हो रहा है, सही है जी। नहीं, बस ये जो आपका ब्राउज़र है ना, बस इधर ही चेंज होगा और कहीं चेंज नहीं होगा, सही है। तो आप ये चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसने ना कलर दिया हुआ है ब्लैक, मैं यहाँ से कलर ब्लू कर दूँ, ये सब ब्लू हो जाओगे, ठीक है। कुछ भी आपने रन टाइम पे चेंज करना हो ना, आप यहाँ पे चेंज करके देख सकते हो। जब आपको अच्छा लगे कि आपका काम हो गया है तो आप यहाँ से पिक करो और अपने उसमें कोड में ना ले जाओ। जब कोड में लिख दोगे तो वो फिक्स हो जाएगा, वो फिर दिखेगा ही दिखेगा, सही है। तो ये कुछ टूल्स हैं हमें पता होने चाहिए। अच्छा, ये एक फ्लो बताया हुआ है, ठीक है, कि किस तरीके से सर्वर से चीज़ें आती हैं और हमें नज़र आने लग जाती हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है हमारे पास, हम क्या करते हैं, यहाँ पर किसकी तवज्जो नहीं है ये बताया, कौन तवज्जो नहीं दे रहा, सवालात करें फिर उससे। यहाँ से नज़र तो सब आ रहे हैं मुझे, तवज्जो दे ले वरना फिर मैं पॉइंट आउट करूँगा। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं और क्या लिखते हैं। नंबर 1 स्टेप क्या है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, क्या बोल रहा है, URL लिखो। आपको जो भी URL पता है वो लिखो। जैसे ही आप लिखते हो तो क्या होता है, एक HTTP की रिक्वेस्ट जाती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की एक रिक्वेस्ट जाती है। वो कहाँ जाती है आपके पास, देखें ये सर्वर है ना, ये इसकी एक रॉ जा रही है, तो कहाँ जाती है, सर्वर पे जाती है। अब वो क्या कह रहा है, द ब्राउजर सेंड्स एन HTTP रिक्वेस्ट। उसके बाद क्या होता है, आई सी दैट यू रिक्वेस्टेड अ डायरेक्टरी, ठीक है। उसको पता चल जाता है कि आपने एक डायरेक्टरी को रिक्वेस्ट किया। आई एम सेंडिंग यू द डिफ़ॉल्ट फाइल। डिफ़ॉल्ट फाइल क्या होती है, जो कि उसका फेस होता है। फॉर एग्जांपल हमारे एक वेबसाइट है, उसके अंदर 1000 फाइल्स हैं, तो कहीं ना कहीं से तो एंट्री करवानी है ना अपनी वेबसाइट में, तो वो डिफ़ॉल्ट फाइल होती है, उसको हम कहते हैं index.html। जिन्होंने वो लाइव सर्वर यूज़ किया है, अगर आप index.html नहीं लिखोगे ना वो नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि मुझे index.html को ढूंढना है। अगर वो नहीं होगी, आपकी वेबसाइट में भी अगर नहीं है ना, तो ये सर्वर पे मसला कर जाएगी। हाँ, अगर आप नहीं रखना चाहते, आप कोई और फाइल रखना चाहते हो, तो फिर आपको अलग से सेटिंग्स वहाँ पे करनी पड़ेंगी कि अगर कोई भी मेरी वेबसाइट को रिक्वेस्ट करे
तो उसको index.html की जगह ये वाली भेज दो, सही हो जाता है। ये नहीं है कि इसके बगैर वेबसाइट चलेगी नहीं। फिर क्या होता है भाई, रिस्पॉन्स चला जाता है, index.html जाती है, कुछ इस तरीके से आपको नजर आ जाती है, सही। फिर दोबारा क्या होता है, ब्राउजर क्या करता है, जो एक कोड आपको मिलता है, ब्राउजर पार्सेस द डॉक्यूमेंट। पार्सेस मतलब एक आपके पास कोड आया, जो वेब ब्राउजर है ना आपका गूगल क्रोम, वो उसको पढ़ता है, वो देखता है अच्छा हेड का टैग आया है, उसके अंदर कुछ आया, अगर टाइटल आया है तो मैंने टैब पे दिखाना है, अगर H1 आया है तो मुझे टेक्स्ट ऐसे दिखाना है, उसको बोल्ड करना है, ये सारी चीज़ें ब्राउजर का काम है, ठीक है। इफ़ इट हैज़ इमेज स्टाइल्स शीट्स एंड स्क्रिप्ट द ब्राउजर कॉन्टेक्ट द सर्वर अगेन फॉर ईच रिसोर्स। मतलब कि अगर सिर्फ index.html आ गई उसके पास, अब एक स्टाइल शीट है जो कि अलग से पड़ी हुई है, तो वो जब देखता है, वो देखता है अच्छा मेरे पास तो स्टाइल शीट है ही नहीं, वो फिर सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे स्टाइल शीट दो। अगर जावास्क्रिप्ट अलग से लिखी हुई आपने, जावास्क्रिप्ट की फाइल बनती है .js करके ना, अगर वो भी आपके पास नहीं है तो फिर से सर्वर को जाता है। और अगर आपके पास इस तरह फूड नहीं है, .spoon नहीं है, ये सारी इमेजेस की फाइल भी नहीं है, तो फिर दोबारा सर्वर को वो ये रिक्वेस्ट करता है। देखो ये दोबारा से कर रहा है, पहले अब इसने यहाँ करी थी, फिर उसने बोला अच्छा आपको वेबसाइट एक्सेस करनी है, आप कर लो, मैं आपको index.html भेज देता हूँ। जैसे ही उसने भेजा तो उसके पास तो ये कोड आया, फिर उसने देखा अच्छा यहाँ पर CSS फाइल तो है ही नहीं मेरे पास, ना मेरे पास JS फाइल है, ना मेरे पास इमेजेस है। तो फिर वो क्या करता है, ये तीनों चीज़ें दोबारा मंगवाता है। जब तीनों चीज़ें दोबारा मंगवाता है, फिर से ब्राउज़र के पास आती हैं। जब फिर से आती हैं तो फिर हमें ये इस तरीके से व्यू नज़र आता है, ठीक है। पहला व्यू ब्राउज़र के पास कैसा आया था, ये वाला कोडिंग आई थी, ठीक है। उसने रीड किया, उसने चेक किया कि कुछ फाइल ऐसी हैं जो कि वहीं पड़ी हुई हैं, वो भी मुझे चाहिए, ठीक है। तो सर्वर ऐसा नहीं करता कि अगर आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, ठीक है, उसमें 1000 फाइल्स हैं, तो सारी तो वो नहीं भेजता। फर्स्ट टाइम कौन सी भेजता है, या सारी तो कभी भी नहीं भेजेगा, ठीक है। जो भी आप फाइल एक्सेस करोगे ना, डायरेक्ट भी एक्सेस कर लो आप, तो सिर्फ उसको भेजेगा, फिर चेक करेगा चीज़ें, अच्छा ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, फिर हमारा ब्राउज़र खुद ही रिक्वेस्ट करेगा, आपको नहीं पता चलेगा। ये वाली जो ये वाली रिक्वेस्ट है ना, ये आपको नहीं पता चलेगी, ये आपको पता चलेगी क्योंकि आप खुद लिख रहे हो तो ब्राउज़र आ रहा है, ठीक है। जो ब्राउज़र थोड़ा लोड हो रहा होता है, सब चीज़ें कर रहा होता है ना, तो ब्राउज़र क्या कर रहा होता है, सर्वर को दोबारा बोल रहा होता है कि मुझे ये सारी फाइल्स दो, तभी तो मैं डिस्प्ले करवाऊंगा। अगर आप नहीं दोगे तो मैं HTML डिस्प्ले करा दूंगा, वो जिस तरह है नज़र आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक केस ऐसा हो सकता है कि आपने रिक्वेस्ट करी, आपके पास डेटा आया, ये इस तरह आया, और फिर जो है ना नेट बंद हो गया आपका, तो फिर क्या होगा, रिफ्रेश नहीं करना, हमने कोई वेबसाइट का नाम लिखा, वहाँ से रिक्वेस्ट गई, हमारे पास से कोड आ गया, कोड HTML का है, ठीक है। या तो एरर आ जाएगा आपके पास कि ये फाइल मिसिंग है या जो भी है, या फिर आपको बोलेगा इंटरनेट ही नहीं है तो आप अभी आगे जा नहीं सकते, सही है। या फिर वो HTML दिखा देगा आपको, इमेजेस टूटी हुई होंगी, सही है, जो स्टाइलिंग है वो भी नहीं होगी, सिर्फ HTML नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है। कोई सवाल है इस फ्लो में? देखिए नॉर्मल सिनेरियोज तो ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने सर्वर से वो फाइल ही डिलीट कर दी, अब वो एक्सेस कर रहा है, उसको मिलेगी नहीं, इंटरनेट चल रहा है, लेकिन उसने जो दूसरी वाली रिक्वेस्ट की है, अगर वो फाइल ही वहाँ मौजूद नहीं है तो वो भी इशू आ जाएगा, ठीक है। अब तो आपकी वेबसाइट जो है ना वो स्मार्ट हो गई हैं, तो वो कुछ ऐसा होता है कि अगर आपने देखे कोई भी वेबसाइट आप पहली दफ़ा अपने ब्राउज़र में आप खोलोगे ना, वो टाइम लेगी, दूसरी दफ़ा खोलोगे वो टाइम नहीं लेगी। वो क्यों नहीं करती, वो इसलिए कि ओपन तो हुई भी होती है, उसको जो नेसेसरी फाइल्स होती है ना, वो आपके ब्राउज़र के पास सेव हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें ब्राउज़र सेव कर लेता है। हाँ, वो मैं नाम लेना नहीं चाह रहा ना, तो थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो ब्राउज़र अपने पास चीज़ें सेव कर लेता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है, आपको बार बार वो सारी फाइल्स कॉपी करके लानी नहीं पड़ती, ठीक है, कुछ चीज़ें आपके पास सेव हो जाती है। तो फर्स्ट दूसरी टाइम पे वो ज़्यादा तेज़ी से लोड होती है, सही है। आप करके दीजिएगा, अपनी हिस्ट्री क्लियर करें, सब कुछ क्लियर करें, एक वेबसाइट खोलें, शुरू में टाइम लगेगा, दूसरी दफ़ा रिफ्रेश करें, फ़ौरन खुल जाएगी, सही है। तो ये ब्राउज़र भी जो है ना इंटेलिजेंट हो गए हैं, ठीक है। अगर कोई ब्राउज़र ऐसा है वो ये काम करे ही ना, ठीक है, हर दफ़ा आपको रिक्वेस्ट करनी पड़े, तो आप उसको यूज़ ही नहीं करेंगे, सही है।
क्यों यूज़ नहीं करेंगे, वो स्लो होगा, दूसरे ब्राउज़र तेज़ होंगे, तो ये ब्राउज़र खुद ही मेंटेन करता है सारी चीज़ें। सही है? कोई सवाल है तो पूछें, ये फ्लो इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। बताएं, नहीं है कोई सवाल? ये हम जो एक्सरसाइजेज है ना वो लीव करते जा रहे हैं, लेकिन ये आप लोग को खुद करनी है, ठीक है? अब आपको दिया हुआ है, आप लोग ये देख लेना, ये हो सकता है आपके क्विज में यही आ जाए, फिर क्या करोगे? सही है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये घर जाके। 2 चैप्टर हो गए, ठीक है? जो 2 चैप्टर थे जो हम पहले चीज़ें पढ़ के आए हुए वही कवर कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ नया ऐसा नहीं, ठीक है? अब है सम बिग कॉन्सेप्ट्स यू नीड टू नो इन दिस चैप्टर। दी वेब ऑन मोबाइल डिवाइसेस पढ़ेंगे, बेनिफिट्स ऑफ वेब स्टैंडर्ड्स, प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, एक्सेसिबिलिटी और साइट परफॉर्मेंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, ठीक है? As the web matures and the numbers of devices we access it from increases exponentially, our job as a web designers and developers get significantly more complicated. मतलब कि जिस तरीके से डिवाइसेस बढ़ती जा रही है, ठीक है? मोबाइल्स आ रहे हैं, छोटी स्क्रीन के आ रहे हैं, फोल्ड वाले मोबाइल आ रहे हैं, बहुत सारी जो है ना हमारे पास स्क्रीन्स आ रही हैं, तो जो वेब डेवलपर का काम है ना वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। हमें हर स्क्रीन को जो है ना वो अपने दिमाग में रख के डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है? तो ज़्यादातर ऐसा भी होता है अगर Z फोल्ड है तो उसकी डायमेंशन ही अलग हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है ना, इसकी विद इतनी होगी, ठीक है? कोई स्टैंडर्ड विद होगी, वो जो गैलेक्सी वाला है ना वो मोबाइल के उससे बाहर चला जाता है, वो टैबलेट के अंदर भी आ जाता है, वो दरमियान में रह जाता है, ठीक है? तो हमें उसको भी मैनेज करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। फ्रेंकली देयर इज़ अ लॉट मोर गोइंग ऑन आउट देयर देन आई कैन फिट इन दिस बुक। कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, सारी मैं इस बुक में बता नहीं सकता, लेकिन आपको कुछ चीज़ें बताएगा वो। इन दिस चैप्टर, इन द चैप्टर दैट फॉलोज आई विल फोकस ऑन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेब डिज़ाइन, HTML एलिमेंट, CSS स्टाइल, द टेस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड वेब इमेज प्रोडक्शन दैट विल गिव यू अ सॉलिड फाउंडेशन ऑफ द फर्दर डेवलपमेंट। देखते हैं, क्योंकि हमें अभी HTML ही पढ़नी है, हम CSS में और जावास्क्रिप्ट में जंप नहीं कर सकते। जी नहीं, दोबारा रिपीट कीजिएगा। जूम इन जूम आउट नहीं, मतलब स्क्रीन पे सेट नहीं होता ना। अगर आपने कोई ऐसी वेबसाइट देखी है, उन्होंने उस पर सेटिंग की होगी कि अगर इतनी विद आए ना तो इस तरीके से चीज़ें दिखा दो आप, वो आपको सेटिंग खुद करनी पड़ती है CSS के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा, ये कह रहा है कि अब मल्टीट्यूड ऑफ डिवाइसेस अंटिल 2007 वी कुड बी रिलेटिवली सर्टेन दैट आवर यूजर्स वर विजिटिंग आवर वेबसाइट व्हाइल सिटिंग ऑन देयर डेस्क। कह रहे हैं कि अंटिल 2007 से पहले हमें पता था कि कोई यूज़र मोबाइल तो यूज़ करता ही नहीं है, सही है? ज़्यादातर लोग, तकरीबन लोग कंप्यूटर से ही एक्सेस करते हैं, तो हम मोबाइल वगैरह की इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं करते थे, ठीक है? जो वेबसाइट बनाई है वो आपके डेस्कटॉप के लिए ही बनाई है, ठीक है? वी हैड ऑल मोर और लेस सेटल्ड ऑन 960 पिक्सल एज अ गुड विड्थ फॉर अ वेब पेज बेस्ड ऑन दी मोस्ट कॉमन मॉनिटर साइज। कह रहे हैं कि 960 पिक्सल एक स्टैंडर्ड होता था, इससे नीचे हम वेबसाइट को मेंटेन ही नहीं करते थे, ठीक है? 960 पिक्सल जो है ना आपका लैपटॉप होता है ना 13 इंच का, उसके दरमियान में कोई स्क्रीन है, उससे नीचे हम देखते ही नहीं थे कि अगर होगी, है थी ही नहीं स्क्रीन। बेसिकली मोबाइल जो है ना इतने पॉपुलर थे ही नहीं, तो इस 96 पिक्सल्स के बाद हम कुछ काम करते ही नहीं थे, ठीक है? बैक देन आवर बिगेस्ट कंसर्न वाज डीलिंग विद द डजन्स और सो डेस्कटॉप ब्राउजर्स एंड जंपिंग थ्रू अ फ्यू एक्स्ट्रा होप्स टू सपोर्ट क्विकली ओल्ड वर्जन्स ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड वी थॉट वी हैड इट रफ। बस एक इशू ये होता था कि बहुत सारे ब्राउजर्स होते थे, हमें मेंटेन करना पड़ता था, ठीक है? हम कोई भी वेबसाइट बनाते थे, हमें इंटरनेट ब्राउज़र पीछे होता था बहुत। अभी जो एज आ गया है ना, ये थोड़ा सा क्या है, अच्छा है। लेकिन अगर विंडोज़ XP किसी ने यूज़ की है
तो उसके अंदर ना वो इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत पुराना था, ठीक है, नई वेबसाइट्स खुलती नहीं थी उसमें। कह रहा है ऑल्दो यू कुड एक्सेस वेब पेजेस एंड वेब कंटेंट ऑन मोबाइल फोन्स प्रायर टू 2007, the introduction of iPhone and Android smartphone as well as faster network heralded a huge shift in how, when and where do we our web surfing. Particularly in United States, we lag behind Asia and EU in mobile technology. Since then, we have seen the introduction of phones and tablets, all different dimensions as well as browsers. अच्छा, ये कह रहा है कि यूएस के अंदर ये आईफोन लॉन्च हुआ था। हमारा ईयू मतलब होता है यूरोपियन या फिर एशियन कंट्रीज़ में मोबाइल इतना नहीं था, तो वहीं जो है ना वो होता था। फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट बना रहे हो जो कि पाकिस्तान में ओपन होगी, तो आपको टेंशन नहीं थी कि यूएस में अगर ओपन होती है तो वो मोबाइल पे कैसी लगेगी, ठीक है। तो ये सारा जो है ना उसने बताया हुआ है। पहले जो है ना वो ये कह रहे हैं दिस इज़ नॉट अ वेब, मतलब सिर्फ ये वेब नहीं है, ये वेब है। देखो इसके अंदर क्या है, क्या क्या शो किया हुआ है। देखें टैबलेट्स है, ये वाले फोन्स हैं, और हाँ, और दिस विल बी द वेब, इसका क्या मतलब है, इसमें क्या क्या है गौर से देखें। ये किसी को नजर आ रहा है, ये क्या है, ये फ्रिज है, ये फ्रिज में भी होगा, ठीक है, प्रिंटर में भी होगा, सब जगह पे होगी वेब, हर जगह पे वेब होगी। तो आपको तो फिर ये सब मेंटेन करना पड़ेगा, सही है। उसके लिए तरीके हैं, ठीक है। हम ये नहीं करते कि आप एक एक स्क्रीन के लिए मेंटेन करेंगे, हमारे कुछ जो स्टैंडर्ड होते हैं वो उसको हम फॉलो करेंगे तो बस चल जाएगा, ठीक है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, कुछ ये आपको रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन दिखा रहा है, जिस तरह नासा की एक वेबसाइट है। अगर आप इसको डेस्कटॉप पे देखते हैं तो आपको इस तरह नज़र आती है, लेकिन आप मोबाइल पे देखेंगे तो वो किस तरह हो जाएगी, इस तरह। फॉर एग्जांपल ये दो इमेजेस आपको एक साथ नज़र आ रही है, मोबाइल पे ऐसे नहीं नज़र आ सकती ना, मोबाइल की स्क्रीन ही छोटी है। तो आप क्या करते हो, इसको नीचे ले आते हो और सबको एक ही लाइन में शो कर देते हो, ठीक है। तो ये कहलाती है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। अब बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होंगी, फॉर एग्जांपल ये BBC है, ठीक है, ये इसका वेब व्यू है। अगर इसका मोबाइल व्यू आपने देखना है ना तो सिंपल आप यहाँ जाओ, ये जो बना हुआ है ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दो, सही है, और इधर आ जाओ। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ोन्स नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुझे iPhone 14 Pro Max पे देखना है, इसको 100% करो या 75 करो। देखो इसका जो लुक है ना बिल्कुल चेंज हो गया। तो इन्होंने तो अपनी BBC है ना, या तो बड़ी कंपनी है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव किया है डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे। ये देखो यहाँ पर आप क्लिक करते जाओगे, यहाँ पे डिफरेंट स्क्रीन साइजेस आते रहेंगे, ठीक है। इससे बड़ा मोबाइल है, ये लार्ज मोबाइल है, इससे बड़ा टैबलेट हो जाएगा। देखा आपने मोबाइल में इस तरह था, टैबलेट में जैसी जगह बची उसने ऊपर ले आया इसको, ठीक है। फिर आपने लैपटॉप में ले आया, देखो तीसरी पार्ट भी आएगा क्योंकि अब जगह और बच गई हमारे पास। तो और जिस तरह हम बढ़ाते जाओगे इस तरह सेटल होता जाएगा, ठीक है। बड़ी स्क्रीन पे उसने सेंटर में रख दिया, साइड में स्पेस छोड़ दिया, सही। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन इस तरह हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। यार हर मोबाइल नहीं है, यही है, सही है। ये देखो गैलेक्सी फोल्ड वाला, फोल्ड में क्या होता है, एक ही स्क्रीन नज़र आती है ना हमें, तो एक स्क्रीन बहुत छोटी है, ये देखो स्मॉल मोबाइल्स में आती है ये। आप यहाँ से करो iPad Pro, iPad इस तरह होता है, ऐसा ही है। ये 1024 हो गया, मतलब ये लैपटॉप की स्क्रीन के बराबर iPad हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, किसी ने m.facebook यूज़ किया कभी?
m.facebook। बहुत पहले क्या होता था, मोबाइल में ना m डॉट खुलता था, अभी भी हम चेक कर सकते हैं इसको। अब नहीं खुलेगा, खुलेगा ये रहा। अच्छा नहीं आ रहा यार यहाँ पे जी। हाँ हो सकता है स्क्रीन का साइज हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो पहले जो है ना एम, हर कंपनी ना m डॉट करके ना वो मोबाइल के लिए अलग वेबसाइट बना देते थे, सेम नहीं होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि सेम वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होने लग गई। भैया वो बोलते थे मेहनत नहीं करेंगे, एक अलग वेबसाइट बना देंगे, वो मोबाइल के लिए होगी, m.facebook के नाम से होगी, और दूसरी आपकी ये नॉर्मल होगी। सही है, तो यही बात कर रहा है ये भी यहाँ पे। थ्योरी है थोड़ी सी बोरिंग होगी, लेकिन हमें आप पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी क्या होता है? फोन में किसी ने देखा है ऑप्शन खोल के? हो किसी और ने देखा है? नहीं, क्यों नहीं देखा यार? कोई बताएगा एक्सेसिबिलिटी का? अभी खोल ले। वो रीड जो कर रहा होता है, हाँ, तो वो किसके लिए होता है? वो किन लोगों के लिए होता है? नहीं नहीं नहीं, कोई भी, हाँ, कोई अगर ब्लाइंड है, किसी को सुनाई नहीं देता, दिखाई देता है सुनाई नहीं देता, ठीक है, उन सब के लिए भी हमें अपनी वेबसाइट बनानी होती है। अगर आप यूएस की बात कर रहे हैं ना, अगर आपकी वेबसाइट में एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो उसको जो है ना रैंक नहीं होने देंगे, ठीक है। हमारे यहाँ तो किसी की मतलब वो नहीं है ना, कोई अगर अंधा है तो है, उसको वेबसाइट क्या करेगा यूज़ करके? वो तो बोलेंगे ना आपको तो नज़र ही नहीं आता, आप क्यों वेबसाइट यूज़ करोगे। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ सब लोग यूज़ करते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी भी वेबसाइट में डालना ज़रूरी है। सबसे पहला हम इसको पढ़ भी लेते हैं। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट डॉन्टिंग नंबर्स ऑफ ब्राउजर्स इन यूज टुडे, बट सो फॉर वी हैव ओनली एड्रेस विजुअल ब्राउजर्स कंट्रोल्ड बाय द माउस पॉइंटर्स एंड फिंगर टिप्स। अभी जितने भी ब्राउजर्स की हमने बात की है वो किससे कंट्रोल होते हैं? ये जो मैं मूव कर रहा हूँ ना, ये माउस पॉइंटर है, और फिंगर टिप्स कैसे होती है? टच स्क्रीन जो होती है, ठीक है। इट इज़ क्रिटिकल हाउएवर टू कीप इन माइंड दैट पीपल एक्सेस द वेब इन मैनी डिफरेंट वेज। पीपल जो है ना वो माउस के बगैर कीबोर्ड से भी यूज़ करते हैं लोग। तो अगर कीबोर्ड के वो टैब वगैरह से काम नहीं चल रहा होगा, तब भी आपकी वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी को फॉलो नहीं कर रही। सही, तो ये जो टैब्स हैं ये भी आपको फॉलो करने होते हैं। विद अ कीबोर्ड, माउस, वॉइस कमांड्स, स्क्रीन रीडर्स, ब्रेल आउटपुट, मैग्नीफायर्स, जॉयस्टिक, फुट पेडल्स एंड सो ऑन। फुट पेडल्स का नाम तो मैंने पहली बार सुना है। फुट पेडल्स क्या होंगे? ये देखो क्या हो गया इसको, ये देखो हाथ ही नहीं है बंदे के, तो वो कैसे चलाएगा? ये माउस है, माउस की तरह ही है, लेकिन ये पाँव से चल रहा है। इसकी भी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये रहे, और पिक्चर देखें आप, सही है, ठीक है। जॉयस्टिक्स जो गेम्स वाली होती हैं, ठीक है। मैग्नीफायर्स, ये मैग्नीफायर है ना, आपके विंडोज में कभी यूज किया है मैग्नीफायर आपने? मैंने एक शॉप वाले को देखा है, मैं उसको जानता हूँ, तो उसको ना उनको नज़र नहीं आता, तो वो सारा काम करता है, आपको उर्दू में टाइपिंग भी करके देगा, सब कुछ करके देगा, लेकिन उसने ना वो मैग्नीफायर यूज़ करता है, वो जूम करके जो है ना उसको चीज़ें नज़र आती हैं। तो वो भी आपको होना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी ने मैग्नीफायर किया, आपकी वेबसाइट ही रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। ब्रेल आउटपुट क्या होता है? ब्रेल का नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना? ब्रेल यार, जो हमारे पास विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं लोग, वो बुक्स कैसे पढ़ते हैं?
जी है, लैंग्वेज है ना ये रही, ठीक है। वो जो है ना वो अपने हाथ से फिंगर टिप से जो है ना चेक करके पढ़ते हैं वो, ठीक है। अगर सिंगल डॉट है तो ए है। तो इस तरह आपको अपनी वेबसाइट को ब्रेल पर भी रखना है, ठीक है। और स्क्रीन रीडर्स क्या होते हैं भाई? पढ़ के सुनाते हैं। हमने टेस्ट किया था ना, अगर आप लिख दें स्क्रीन रीडर फॉर गूगल क्रोम तो वो आप चल जाएगा और आपको पूरी वेबसाइट पढ़ के बता देगा। देखते हैं यार, स्क्रीन रीडर्स तो हम यूज़ कर सकते हैं ना। Chrome box, Windows Screen Reader, Chrome Web Store tab. कर रहे ना रीड, ये स्क्रीन रीडर होता है। Alert. Alert. Windows Screen Reader, Chrome Web Store tab. This extension may soon no longer be supported because it doesn't follow best practices for Chrome extensions. Browser screen time. Link. सही है। अब जिसको सुनाई नहीं देता वो यूज़ करेगा ना इसको। सब सर हिला रहे हो यार, सर हिला रहे हो आप लोग। ब्रेल यूज करेंगे। नहीं तो ब्रेल यूज करेंगे ना, जो ब्रेल हमने अभी देखा है ना। Alert. कीबोर्ड में ब्रेल नहीं होता ना, उनके लिए उनको करना पड़ेगा ना कुछ। सही है, मैंने देखा नहीं है कभी वो, ठीक है। वो मैंने एक डिवाइस देखी है, उसमें वो टू 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 करके आवाज आती है, ठीक है। वो अंधे थे सारे, वो अभी भी बेचते हो तो। अच्छा, आपका क्या सवाल है? जिसको सुनाई नहीं देता और जिसको दिखाई नहीं देता वो कैसे यूज़ करेगा? इसका जवाब नहीं है मेरे पास, कल बताऊंगा, ठीक है। हाँ सही है, ठीक है भाई। ये रीडर हमने देख लिया जो एक्सेसिबल था। ब्राउज़र स्क्रीन टाइम करेगा ये। सही है, ये सारी चीज़ें हो गई हमारे पास। वॉइस कमांड्स पता है? वॉइस कमांड्स यूज़ किया आप लोगों ने कैसे? गूगल जो असिस्टेंट है उसके थ्रू, ठीक है। अच्छा, वेब डिजाइनर्स मस्ट बिल्ड पेजेस इन अ मैनर दैट क्रिएट्स अ फ्यू बैरियर्स एज possible to getting to information regardless of the user's ability and the device used to access the web. In other words, you must design for accessibility. ठीक है, अब इसमें डरने की बात नहीं है कि हमें वेबसाइट जो है ना सब पे बनानी पड़ेगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपकी वेबसाइट है, अगर डिपेंड करता है वो लोग यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग करें, लेकिन थोड़ी बहुत एक्सेसिबिलिटी आपको डालनी पड़ेगी। सही है, सबके लिए तो अगर आप बनाने बैठ गए तो आप पूरी ज़िंदगी एक ही वेबसाइट बना पाओगे। सही है। अब हाँ, वो तो फीचर है, हर रोज़ चेंज होता है भाई। काम जब होता है ना किसी वेबसाइट पे तो हर रोज़ कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। बिल्कुल। सवाल है कोई? अब ये जो है ना ये आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। और क्विज कल भी हो सकता है। सही है। ये है यूएस गवर्नमेंट एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। उनकी जो गवर्नमेंट है ना उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से। सही है, तो देखते हैं इनको। इफ़ यू क्रिएट अ साइट रिसीविंग फेडरल फंडिंग फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट, मतलब अगर यूएस गवर्नमेंट ने आपको फंड किया है,
यू आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कंप्लाई विद द सेक्शन 508 गाइडलाइंस। एक रूल है उनका, उनका कानून है। अगर आपको कोई वो फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया ना सेक्शन 508 गवर्नमेंट, यहाँ पे सारे स्टैंडर्ड्स लिखे हुए होंगे। अगर वो ये कह रहे हैं कि कोई फंडिंग है यूएस गवर्नमेंट ने आपको दी है, तो उस वेबसाइट पे एक्सेसिबिलिटी की ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, पहला क्या है, अ टेक्स्ट इक्विवेलेंट फॉर नॉन टेक्स्ट एलिमेंट शैल बी प्रोवाइडेड, एग्जाम्पल विया द ऑल्ट एट्रीब्यूट और इन एलिमेंट कंटेंट। जब हम इमेज का टैग पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर ऑल्ट का ना एक वो होगा, ऑल्ट का मतलब है अल्टरनेटिव, लाइक अगर इमेज नहीं आ रही तो उसका अल्टरनेटिव क्या है। ठीक है, तो ये टैग्स हमने छोड़ने नहीं है, अगर ये छोड़ेंगे तो ये सेक्शन से भी बाहर हो जाएंगे और हमें ऑल्ट ज़रूर देना ही चाहिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, ये हमें फॉलो भी करना चाहिए। इक्विवेलेंट अल्टरनेटिव्स फॉर एनी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन शैल बी सिंक्रोनाइज विद द प्रेजेंटेशन। मल्टीमीडिया क्या होता है और मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया कोई बताएगा मल्टीमीडिया क्या होता है? नहीं पता। मीडिया क्या होता है? मीडिया, मीडिया, मीडिया झूठ, न्यूज़ और मीडिया। आपके पास कौन कौन से होते हैं? ऑडियो जी, हाँ, उसके अंदर मोड्स कितने कितने होते हैं? ऑडियो होता है, रेडियो और वीडियोस, यूट्यूब ले लो आप, या फिर जो है ना न्यूज़ चैनल्स ले लो, और टेक्स्ट होता है वो न्यूज़पेपर वगैरह, और इमेजेस, ये सब को मिला के मल्टीमीडिया बनता है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी मल्टीमीडिया मिसिंग हो जाए आपकी वेबसाइट से किसी भी वजह से, तो आपका उसको अल्टरनेटिव दिखाना ही दिखाना है। सही है, अब ये सारे रूल में नहीं पढ़ना चाह रहे इनको, ये भी मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। मैं कोई इस आपको बता दूंगा कि किस किस चैप्टर्स हो गए, एक साथ नहीं लेंगे हम लोग, लेकिन ये आप लोग को पढ़ने हैं। फिर हम आते हैं, ये ज़रूरी है, इसको हम पढ़ेंगे, साइट परफॉर्मेंस। सही है, किसी भी वेबसाइट पे जाओ आप, BBC पे चले जाओ, ठीक है, और इसको इस तरह कर दो। परफॉर्मेंस इन साइट का एक आपके पास क्या होगा? टैब होगा। ठीक है, सॉरी, ये टैब होगा लाइट हाउस का। ठीक है, लाइट हाउस क्रोम के अंदर बिल्ट इन है, बस आप एनालाइज करो इसको। आप इस पर क्लिक कर दोगे ना, ये पूरी वेबसाइट को एनालिसिस करेगा, आपको ना एंड में स्कोरिंग देगा। यहाँ पर देखो ये कहाँ क्या क्या चीज़ें जो है ना इसने सिलेक्ट की है, पढ़ो यहाँ पर जा मेरा। ठीक है, हमने देखा ना एक्सेसिबिलिटी। अब ये हमें स्कोरिंग बताएगा कि ये वेबसाइट कितने कितने परसेंट सब चीज़ों पे उतरती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि वो साइट परफॉर्मेंस के बारे में क्या बात कर रहा है। सही है, ये चीज़ें इसलिए पढ़ाई जा रही हैं पहले, और बुक के अंदर भी पहले हैं, क्योंकि हमें पता होनी चाहिए ताकि हम मिस्टेक ना करें। ये देखो स्कोरिंग आई, परफॉर्मेंस क्या है इसकी, फिर एक्सेसिबिलिटी को कितना सपोर्ट करता है? 79%। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो उसने फॉलो किए हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है? कोई भी हम एक टैग लिखते हैं ना HTML का, उसको बेस्ट तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, तो जो फॉलो हुई है वो 96% है, और SEO इसका कितना है? 92% है। और नीचे जाओगे ना तो डिटेल एक रिपोर्ट आपको मिलेगी। एक्सेसिबिलिटी ये कह रहा है कि जो आपके बटन्स है ना, ये आपको पूरी हर वेबसाइट की अलग अलग चीज़ें होंगी, कि जो आपके बटन है ना वो स्क्रीन रीडर्स जो है ना वो उनको डिफ़िकल्टी हो जाएगी पढ़ने के लिए। ठीक है, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड डो नॉट हैव सफिशिएंट कंट्रास्ट रेशो। ये भी चेक कर रहा है कि वो जो बैकग्राउंड और फ्रंट एंड के कलर है ना उसमें कंट्रास्ट नहीं हो रहा। सही है, ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। सही, फॉर एग्जांपल ये स्कोर अगर 100% आ जाए, और आप कहीं जो है ना वो आप अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे हो कहीं इंटरव्यू के लिए, वो आपको कहेंगे ये मेरा साइड स्कोर है, मैंने 90+ सब में रखा है, तो आपकी हायरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है,
क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये हमें बाद में पता चली, जब हमने इंडस्ट्री में काम कर लिया 2 साल 3 साल, हमें बाद में पता चली है। अगर आपको अभी से पता होंगी और आप अपनी उसका स्कोर मेंटेन रखोगे तो आप किसी को दिखाओगे ना कि 90+ है सबका स्कोर, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, लोग जो है ना ये अचीवमेंट भी जो है ना अपने लिंक्डइन के अंदर डालते हैं कि मैंने एक वेबसाइट बनाई, उसके अंदर मैंने लाइट हाउस में 90+ स्कोर रखा हर चीज़ में। सही, इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। ये BBC का 60% आया है, आप खुद सोच लो। सही है, एक हमारी वेबसाइट है इस पर हम काम कर रहे हैं, उसका भी चेक कर लेते हैं। इसका बिल्कुल नीचे आएगा। यार मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मतलब हमारी कंपनी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। बुरा ही होगा। अच्छा, ये 2G 3G के बारे में पता किसी को क्या होता है? और अभी आप लोग 5G यूज करते हो? 5G नहीं है किसी के पास? पाकिस्तान में नहीं आया? देखा, परफॉर्मेंस बहुत डाउन है, एक्सेसिबिलिटी उससे ज़्यादा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस 79%, SEO उसका ज़्यादा है या बराबर ही है? बराबर है। SEO जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपकी रैंकिंग ऊपर आएगी, रैंकिंग ऊपर आएगी तो उतना ज़्यादा विजिट्स होंगे पेज पे, और जितने विजिट्स होंगे यहाँ देखो एड्स भरे हुए, उतना पैसा आएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो मतलब एक लिखने का तरीका उन्होंने ऑफिशियली बताया है, एक टैग को लिखने का तरीका ऑफिशियली बताया हुआ है, और आप उस तरह ना लिखें तो वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। सही है, ये मैं HTML की बात कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट में तो कोड हर कोई अपने तरीके से लिखता है, ठीक है, उसमें भी बेस्ट प्रैक्टिस होती है, लेकिन HTML का तो कोड फिक्स है ना, हेड उठाया, P1 उठाया, ये सारी चीज़ें फिक्स हैं, तो ये उठा के हमने अगर उनको फॉलो किया है ऑफिशियली तो ठीक है, अगर नहीं किया तो वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। अब हम पढ़ते हैं कि द नीड फॉर स्पीड, के स्पीड की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, साइट परफॉर्मेंस, ऑल्दो द नंबर ऑफ यूजर्स एक्सेसिंग द इंटरनेट ऑन स्लो डायल अप कनेक्शन इज श्रिंकिंग 3 to 5% इन द US एज ऑफ दिस वार्निंग। मतलब स्लो डायल अप नेटवर्क किसी ने यूज़ किया है? डायल अप, बाकी डायल अप नेटवर्क पता है क्या होता है? नहीं, हाँ, लैंडलाइन से आपका जो वो है ना PDCL वाला या कोई भी है, उससे कनेक्ट होता था, उससे हम डायल अप बनाते थे। पुरानी बात है, जब आप लोग बच्चे हो गए, सही है, तो उस टाइम ना इंटरनेट के कार्ड्स आते थे। ठीक है, 50 रुपये का कार्ड 1 घंटा इंटरनेट चलेगा, सही है, वो आप डायल अप करके बनाओगे और सारा काम करोगे। ये उसकी बात कर रहा है, वो बहुत स्लो होता था उस वक्त, तो वो कह रहा है कि ये 3 to 5% है। ठीक है, और एज ऑफ दिस राइटिंग मतलब कि ये जो बुक होगी कोई 2020 की होगी या उससे थोड़ी सी पहले की होगी। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ फोक्स यूजिंग मोबाइल फोन्स टू एक्सेस द वेब इज इंक्रीजिंग ड्रामेटिकली एंड फॉर सम सेक्टर्स सच एज सोशल मीडिया एंड सर्च मोबाइल हैज़ ऑलरेडी एक्सीड डेस्कटॉप यूजेज। ठीक है,
If you have a smartphone, then you know how frustrating it is to wait for a web page to fully display over a cellular data connection. ये थोड़ी सी पुरानी बात कर रहा है कि जब आपके पास 2G हुआ करता है. 2G तो यूज़ किया होगा सबने. कर तो सकते हैं यूज़. अभी आपके पास आता है 2G, होता है ना ऑप्शन. तो 2G या फिर 3G. अब 3G पे भी जो है ना बहुत स्लो हो जाएगा. ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि अगर आप इस तरह यूज़ करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपकी वेबसाइट को लोड होने में. ठीक है, साइट परफॉर्मेंस इज क्रिटिकल रिगार्डलेस ऑफ हाउ यूज़र एक्सेस योर साइट. साइट परफॉर्मेंस ज़रूरी है. ठीक है, परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी तो ही आपकी वेबसाइट जल्दी लोड होगी, मोबाइल पे हो या डेस्कटॉप पे हो. अ स्टडी बाय गूगल इन 2019 शोज दैट द एडिशन ऑफ जस्ट 100 to 400 million second to their search result page resulted in reduced searches to 0.2 0.6. मतलब कि कुछ डिले उन्होंने ऐड किया ना तो उनकी सर्चेस कम होने लग गई. सही है, यूज़र भागने लग गए या जो भी है. Amazon.com showed that reducing page load times just by 100 millisecond resulted in a 1% increase in the revenue. मतलब उन्होंने अपनी वेबसाइट का 100 मिलीसेकंड इम्प्रूव किया. जो पेज लोड होता है ना उसमें 100 मिलीसेकंड इम्प्रूव करके उनका जो रेवेन्यू है वो 1% इंक्रीज हो गया. 1% भी बहुत होगा ना उनका रेवेन्यू. उनका तो मिलियन या बिलियन डॉलर्स में रेवेन्यू होता है. अगर 1% भी इंक्रीज हो गया तो बहुत सारे उनके डॉलर्स आ गए होंगे उनके पास. सिर्फ किस वजह से? 100 मिलीसेकंड बहुत कम फासला होता है. ठीक है, बहुत कम टाइम होता है. Other studies shows that user expects site to load in under 2 seconds. ये रिसर्चेज हैं कि तकरीबन जो यूज़र्स हैं ना वो 2 सेकंड या 3 सेकंड मांगते हैं कि वेबसाइट लोड हो जाए. नहीं होती तो वो फिर बोर होने शुरू हो जाते हैं. सही है. एंड नियरली a third of your audience will leave your site for another if it doesn't. अगर 2 सेकंड में लोड नहीं हुई ना तो ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो छोड़कर चले जाएंगे आपकी वेबसाइट. तो आपको ये चीज़ें आपने अगर अच्छा कोड लिखा हुआ है ना तो जल्दी लोड होंगी चीज़ें. फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है. ठीक है, कैशे एक चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं ना, इंटरनेट का उनका क्या कसूर है? अगर इंटरनेट स्लो है तो उसमें डेवलपर का कोई कसूर नहीं. उधर भी डेवलपर को मैनेज करना ही पड़ती है चीज़ें कि अगर कोई अफ्रीका के जंगलात में 2G है, उसके पास वहाँ मोबाइल है और आपको वेबसाइट उसको दिखानी है, फिर आप मेंटेन करोगे. ठीक है, अगर यूएस में आप वेबसाइट बना रहे हो, यूएस बहुत बड़ी मार्केट है ना, बहुत बड़ा कंट्री है, आप चाहते हो बस यूएस में ही दिखे तो वहाँ तो इंटरनेट 5G चल रहा है, आपको क्या टेंशन है? कोई टेंशन होगी. लेकिन फिर भी वो लोग कह रहे हैं कि यूएस में अभी भी लोग 3 से 5% जो है ना वो उधर यूज़ करते हैं. ठीक है, तो जितना आप कोड अच्छा लिखोगे उतनी जल्दी आपकी वेबसाइट लोड होगी. लेकिन बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है जो कि इमेजेस लाती है वेब सर्वर से. ठीक है, वेब सर्वर से लाती है, हर दफ़ा लाती है. अगर हर दफ़ा लाएगी ना तो उसको बहुत टाइम लगेगा और आपके सर्वर का बिल भी ज़्यादा आएगा. मतलब जब भी आपका सर्वर यूज़ होगा बिल आएगा. ठीक है, तो उससे ना पहले एक कैशे आता है, मतलब सर्वर को यूज़र हिट ही ना करे. मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एक और जगह चला जाए वहाँ पे चीज़ें पहले से पड़ी हैं, वहाँ से फ़ौरन ले आए. ठीक है, बहुत तरीके हैं साइट को तेज़ करने के. सही है. गूगल हैज़ एडेड साइट स्पीड टू इट्स सर्च एल्गोरिथम. एल्गोरिथम क्या होता है भाई? अच्छा, सर्च आप करते हो ना गूगल में जाके कुछ भी, ये उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, कुछ भी हम लिखते हैं. ठीक है, तो ये फौरन सर्च करके लाता है. गूगल ने क्या किया, अपने जो है ना साइड स्पीड को इसने सर्च वाले एल्गोरिथम. एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? कुछ स्टेप्स होते हैं. आप यहाँ लिखते हो ना जिस तरह कुछ भी, गूगल के कुछ स्टेप्स हैं, ये चीज़ें हमें यहाँ पर शो करवाने के. तो उन स्टेप्स में जो है ना उन्होंने साइड स्पीड को ऐड किया कि हम जल्दी से दिखा दें. इफ़ योर साइट इज स्लो पोक इट्स नॉट लाइकली टू शो अप इन दैट coveted फर्स्ट स्क्रीन ऑफ रिजल्ट्स. अच्छा, ये कह रहे हैं कि सर्च एल्गोरिथम में भी उन्होंने जो है ना आपको चेक करते हैं कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कैसी है. अगर स्पीड अच्छी है तो वो उसको ऊपर टॉप में लाता है. अगर स्पीड उसकी डाउन है ना तो यूज़र उसको, गूगल उसको नीचे रख देता है, बहुत नीचे रिजल्ट में लाता है. तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि आपकी रैंकिंग भी अच्छी हो जाए. ठीक है,
There are many things you can do to improve the performance of your size, and they fall under the two broad categories: limiting file sizes and reducing the number of requests to the server. पहला क्या है हमारे पास, अगर आपको अपनी साइट को इम्प्रूव करना है तो बताएं भाई, बोर हो रहे हैं आप लोग। फाइल साइज का क्या मतलब होता है? साइज डाउनलोड करते हो आप, MBs में होती है। अगर पहले एक फाइल 10 MB में आ रही है, आपने उसको 2 MB कर दिया तो जल्दी होगी ना वो आपके सामने लोड। तो ये उसी की बात कर रहे हो। दूसरा क्या है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि बार बार आप सर्वर को हिट ना करो, उसमें टाइम लगता है। द फॉलोइंग लिस्ट ओनली स्क्रैचेस द सरफेस फॉर साइट ऑप्टिमाइजेशन, बट इट गिव्स यू अ जनरल आइडिया ऑफ व्हाट कैन बी डन। ओहो, मेरा ख्याल है हम इस पर ना बाद में भी आ सकते हैं घूम फिर के, सही है। अभी आप लोग याद ये रखिएगा कि साइट स्पीड ज़रूरी है, और दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं। हाँ, कौन कौन से? फाइल साइज को कम कर दें और सर्वर पे जो रिक्वेस्ट जा रही है उनको कम कर दें, सही है। चले भाई, ब्रेक चाहिए आप लोगों को थोड़ा सा। 10 मिनट के ब्रेक में आपने क्या करना है, HTML का पेज बनाना है। चलें, हम 12:20 पे दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, इन सबको रिमूव करें और यहाँ लिखें CMD, स्थान ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखें कोड, तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। नहीं करना तो दूसरा तरीका क्या है भाई, और इसको यस कर दें, ठीक। ये देखो, ये क्लास 8 अगस्त जो है ना, ये फोल्डर ओपन हो गया, ठीक है। नहीं करना आपने इस तरीके से भी ना, आप डायरेक्ट VS कोड खोलें, लेकिन फोल्डर ओपन करना ज़रूरी है। आप इधर आए, ओपन फोल्डर, या फिर आप फाइल में से चले जाएं, फाइल में ये ओपन फोल्डर हो रहा हो। ओपन फोल्डर आया, अब आप यहाँ से ढूंढें कि आपने फोल्डर कहाँ रखा था। डॉक्यूमेंट्स में नहीं रखा था हमने, ये रहा, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको ओपन कर लें, तब भी ये ओपन हो जाएगा। दोनों तरीके हैं, ठीक है। किसी भी आप फोल्डर में गए, आपने फोल्डर बनाया हुआ है, अब ऊपर जाएं, यहाँ पे लिखें CMD, सही है। इंटर करें, ये ओपन हो जाएगा। कोड स्पेस डॉट कर दें, स्पेस डॉट, इंटर करें, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। कोई सवाल है किसी को? नहीं है? अब हमें क्या करना है, इस वाले फोल्डर पे क्लिक करना है, ठीक है। एक्सप्लोरर आ रहा है ना आपके पास, ये एक्सप्लोरर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिल रहे, न्यू फाइल और न्यू फोल्डर। हमें अभी न्यू फाइल बनानी है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमें बोलेगा नाम बताएं, तो हम नाम क्या देंगे, index.html, ठीक है। .html क्यों देंगे, क्योंकि हम HTML की फाइल बना रहे हैं, सही। ये आपको इस तरह ब्लैंक स्क्रीन नज़र आ जाएगी, सही है। कोई सवाल अभी तक? अब हमें HTML का कोड लिखना है, सही है। कुछ इस तरीके से आपको पेज नज़र आएगा। सबसे पहला क्या है, डॉक टाइप HTML। अभी हम ये नहीं लिख रहे थे, सही है, अभी हम नहीं लिखेंगे, हम बाद में देखेंगे डॉक टाइप HTML होता क्या है। अभी आप क्या लिख रहे हो, HTML ओपन करते हो इस तरह लिख के, और इस तरह क्लोज कर देते हो। एक टैग इस तरह ओपन होगा और इस तरह क्लोज होगा। ये आपका क्या है,
मेन टैग है, इनको टैग्स कहते हैं, ठीक है। ये जो टैग है HTML का, ये क्या है, मेन टैग है, सारा कुछ इसके अंदर आएगा, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ और चीज़ें इसको हम देखते हैं, लेकिन बाकी जितना भी काम है वो सारा HTML के अंदर आएगा। HTML के अंदर कहाँ आएगा, उसके अंदर आपके पास डिफरेंट टैग्स आएंगे। सबसे पहला आपका आता है, दूसरा क्या आएगा, हेड आएगा। हेड के अंदर भी बहुत सारे, देखो हेड यहाँ ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज, हम कैसे पहचानते हैं, जो स्लैश लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये क्लोज हो गया और ये ओपन हो गया। अब इसके अंदर बहुत सारे टैग्स आ सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम ना मैटर को देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे टाइटल को। टाइटल जो है ना, टाइटल कहाँ नज़र आता है, ये जो आपको सारे टैग्स नज़र आ रहे हैं ना ऊपर, इनके कुछ टाइटल होंगे, आपको नज़र नहीं आ रहा क्या, ये कुछ हमारे पास टाइटल हैं। जिस तरह ये BBC होम है, ये इसका क्या है, टाइटल है। वेब पेज W10 ये इसका टाइटल है। तो जो भी आप यहाँ लिखते हो ना, वो ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले होता है, सही है। फिर हमारे पास है बॉडी। बॉडी के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी कुछ है, फॉर एग्जांपल ये आपकी वेबसाइट है BBC की, इसके अंदर जो भी चीज़ हमें यहाँ नज़र आ रही है ना, इस ब्लैक वाले बार से नीचे और ये पूरा, ये सब किसके अंदर है, बॉडी के टैग के अंदर है। बॉडी के टैग के अंदर ही सब कुछ जो भी होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। किधर, ब्राउज़र की इस वाली स्क्रीन पे, ठीक है। इसको कहते हैं व्यू पोर्ट। क्या कहते हैं, व्यू पोर्ट, ठीक है। इस व्यू पोर्ट में हमें बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे वो नज़र आएगा। ऊपर यहाँ पर जो आएगा ये टाइटल के अंदर होगा, और जो बॉडी है वो यहाँ से शुरू हो जाएगी, एड्रेस बार के नीचे से जो वो है बॉडी शुरू हो जाएगी, सही है। तो सेम यहाँ पे यही बता रहे हैं, हम देख लेते हैं। सेकेंड देखना, हमने पहले को नहीं देखा। द इंटायर डॉक्यूमेंट इज कंटेन विद एन HTML एलिमेंट। जो HTML का फाइल होती है ना, हम उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। और वर्ड के अंदर आपने जो फाइल बनाते हो वो कौन सी होती है, इसमें यूज क्या है, वर्ड। वो डॉक टाइप क्या होता है, वो भी डॉक्यूमेंट होता है, और जो HTML का वो है उसको भी हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। द एंटायर डॉक्यूमेंट इज कंटेन विद एन HTML एलिमेंट। जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो किसके अंदर होता है, ठीक है। द HTML एलिमेंट इज कॉल्ड रूट एलिमेंट। मतलब रूट का मतलब होता है मेन एलिमेंट है, सब कुछ उसके अंदर आएगा। एंड इट मे नॉट बी कंटेन विद इन एनी अदर एलिमेंट। मतलब HTML का टैग किसी और टैग के अंदर नहीं आ सकता। तीसरा क्या है, विद इन द HTML एलिमेंट द डॉक्यूमेंट इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड अ बॉडी। HTML के अंदर हेड और बॉडी है, ये दो ही होते हैं HTML के अंदर, हेड और बॉडी। अच्छा, फिर क्या है, द हेड एलिमेंट कंटेन्स एलिमेंट दैट परटेन टू द डॉक्यूमेंट दैट आर नॉट रेंडर्ड एज पार्ट ऑफ द कंटेंट। हेड के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं ना, वो हमारे व्यू पोर्ट में नजर नहीं आते, सही है। अच्छा, सच एज टाइटल, स्टाइल शीट, स्क्रिप्ट एंड मेटा डेटा। अभी हमने सिर्फ देखना है टाइटल, ठीक है। बाद में हम देखेंगे स्टाइल शीट कैसे आती है, स्क्रिप्ट कैसे आती है और मेटा डेटा कैसे आता है। मेटा क्या है, इसको छोड़ दो। Also in the head it is the mandatory title element. According to the HTML specification, every document must contain a descriptive title. मतलब अगर हेड लगा रहे हो तो उसके अंदर टाइटल देना ज़रूरी है। चल तो टाइटल के बगैर भी जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन देना ज़रूरी है। इसको कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिस। जब HTML वालों ने बोल दिया कि ज़रूरी है तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। नहीं दोगे तो ये बेस्ट प्रैक्टिस में शुमार नहीं होगा। Finally, the body element contains everything that we need to show up in the browser window. Browser window या फिर व्यू पोर्ट, सही है।
कोई सवाल है इसमें से किसी को? नहीं है? देख ले। चल जाएगी, एरर नहीं आएगा। जी बिल्कुल, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस से आपको लिखना पड़ेगा। और कोई सवाल नहीं है? चले हम अपनी फाइल की तरफ आते हैं। फाइल बनाना आ गई सबको? कैसे हम मूव करेंगे और यहाँ आएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं HTML। जैसे लिखोगे आप टैब प्रेस कर दो, HTML ओपन भी हो जाएगा और क्लोज भी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ किसी को मसला है तो साथ साथ पूछता रहे। फिर हम डायरेक्ट बॉडी बना देते, सही, हेड नहीं बनाते। बॉडी का टैग ओपन हुआ और क्लोज हुआ। अब हमारे पास हेडिंग्स के डिफरेंट क्या हैं, टैग्स हैं। टोटल हमारे पास कितनी हेडिंग्स है? 6 हेडिंग्स है, H1, H2, H3, H4, H5 और H6, ठीक है। तो हम सबसे पहले डालते हैं एक हेडिंग H1 के नाम से, और हम इसको यही नाम देते हैं हेडिंग 1। इसको रन करने का सिंपल तरीका क्या है, अगर ये डॉट बना हुआ किसी के पास आ रहा है ना, इसका मतलब है काम ऑटो सेव नहीं हो रहा। हमें यहाँ से ऑटो सेव पे चेक तो लगा हुआ है यार, फिर क्यों नहीं हो रहा? जी फाइल में जाएंगे, यहाँ पे ऑटो सेव होगा, आप क्लिक करेंगे तो ये डॉट हट जाएगा, मतलब ये ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। अगर डॉट है और आप बोलेंगे सर हमने तो कोड लिख दिया, हमें डिस्प्ले नज़र नहीं आ रहा, तो इसका क्या मतलब है कि आप सेव नहीं कर रहे हो, इसलिए तो नज़र नहीं आएगा, ठीक है। सेव करना ज़रूरी है। अगर ऑटो सेव लगा दोगे तो खुद सेव करेगा। चलाने का तरीका क्या है, ये हो गया। अब आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी होगी, जिस तरह अभी हमने गूगल क्रोम में एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करी थी रीडर वाली, सेम इधर आपका जो VS कोड है ना, इसके अंदर भी बहुत सारी एक्सटेंशन हैं। तो हमें एक्सटेंशन यहाँ पे मिलती है, देख रहे हैं, इस पर क्लिक करो, यहाँ आप सर्च में आओ, यहाँ लिखो लाइव सही, इंटर करो, आपको बहुत सारी एक्सटेंशन मिल जाएंगी। ये सबसे पहले वाला जो है ना, ये इंस्टॉल है, यहाँ पे हम अनइंस्टॉल कर देते हैं इसको। अब ये इस तरह आ जाएगा, आप इंस्टॉल कर लो इसको, बस इंस्टॉल हो गया। अब इधर आ जाओ, यहाँ गो लाइव लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, इस पर क्लिक करो या फिर राइट क्लिक करो इस पर और ओपन विद लाइव सर्वर कर दो। ये हमें इस तरह चलाकर दिखा देगा, सही है। हमने हेड नहीं दिया फिर भी चल गया, लेकिन ये टाइटल उसने वही दे दिया जो उसका एड्रेस था, ठीक है। अब हम आते हैं, हमें बॉडी से पहले हेड देना है, तो इंटर करेंगे, यहाँ लिखेंगे हेड, टैब दबाएंगे, ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। फिर हेड के अंदर हम क्या देंगे, टाइटल, और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, ठीक। अब ये ऑटो सेव है, बस हमें जाके वहाँ पे क्या करना है, रिफ्रेश भी नहीं करना, खुद ही कर देगा, ठीक है। अब देखो इसका टाइटल क्या हो गया, हेडिंग 1 है, ऊपर देखे, ऊपर नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको, ये जो टाइटल है ये क्या हो गया, क्लास 3। अब आप इसको इंस्पेक्ट करोगे जिस तरह हमने दूसरे पेजेस किए थे, तो आपको इसका सोर्स नज़र आएगा, आ रहा है नज़र। हेडिंग 1 जो था बॉडी के अंदर है, और जो टाइटल है वो यहाँ पे आ रहा है, और यही टाइटल सेम कहाँ आ रहा है हमारे पास, इधर ऊपर आ रहा है, ठीक है। जो भी यहाँ टाइटल देंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा, सही है। और ये जो चीज़ है ना, ये हमने हमारी एक्सटेंशन ने इसके अंदर कोड इंजेक्ट किया है, इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं, सही। कोई सवाल है यहाँ तक? नहीं है? जो न्यू आए हैं उनको है? जी सर हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम सारे बिगनर है ना, तो अगर हम वो लिख लेंगे तो हमें ये याद ही नहीं होगा,
सही है। हमें अभी शुरू में खुद लिखना है ताकि हमें चीज़ों का पता चले, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क वाला बताऊंगा बाद में, उससे डायरेक्टली सारा कोड लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अभी आप लोग खुद लिखो ताकि आपको याद रहे हेड किधर आता है, बॉडी किधर आती है, सही है। और कोई सवाल है? पूछे पूछे, मेरी बारी आएगी तो फिर आप लोग परेशान हो जाओगे। आप लोग की बारी है ना, सवाल करो। नहीं है, चलो ठीक है। अच्छा, हेडिंग 1 हमने लिख ली। इस तरह हम कितनी हेडिंग्स डाल सकते हैं? 6, ठीक है। जो भी, अच्छा, कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर ही क्लोज हो जाते हैं, सही है। उनको हम क्या कहते हैं? सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक इमेज का टैग है, ठीक है। ये देखो, ये अपने अंदर ही क्या हो गया? क्लोज हो गया। ये क्लोज कैसे होता है? इस तरह, ये अपने अंदर ही क्लोज हो गया। इसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं आएगा, जो भी कंटेंट है वो हम सोर्स वगैरह देके इस तरह देके कर लेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये H1 या बॉडी या हेड या सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, क्योंकि इनके अंदर और भी चीज़ें आनी होती है, तो हम ये इनको सेल्फ क्लोजिंग नहीं रखते। बिल्कुल, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, नहीं है तो कोई इशू नहीं। मैं कितनी हेडिंग्स डाल रहा हूँ? 6 हेडिंग्स डाल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं H1 को 2 दफ़ा लिखूं तो क्या होगा? इसने जवाब दिया है, डबल हेडिंग्स आ जाएंगी। डबल हेडिंग्स बिल्कुल आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो H1 है ना, H1 वो हमेशा पेज पे कितनी दफ़ा आता है? 1 दफ़ा तो नहीं आता, 2 दफ़ा आता है। नहीं, लास्ट क्लास में इनको बताया था, इनसे इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैंने बोला 1 दफ़ा नहीं आता, तो वो बोले 2 दफ़ा आता है। H1 हमेशा पेज के ऊपर, एक पेज के ऊपर 1 दफ़ा ही रहेगा, ठीक है। वो इस वजह से आप H2 लिख सकते हो, H1 आप सारी हेडिंग्स H1 में डाल दो। नहीं, ये नहीं है। देखिए, H1 जो है ना, मेन हेडिंग है हमारे पास, ठीक है। जो मेन हेडिंग होती है ना, कोई भी आप, फॉर एग्जांपल आप आंसर शीट पे पेपर दे रहे हो, तो आप एक मेन हेडिंग डालते हो। कोई भी टॉपिक है, उसका मेन हेडिंग होती है और उसके बाद उसकी सब हेडिंग्स होती हैं। तो इसी तरह ये भी एक डॉक्यूमेंट है। H1 हमेशा 1 दफ़ा आता है एक पेज पे, ठीक है। H2, H3 आप जितनी दफ़ा लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन हाँ, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। अभी हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखते हैं, किसी वेबसाइट को ओपन करेंगे, उसमें देखेंगे, ठीक है। हेडिंग 5, लेकिन ये जो सारी हेडिंग्स है, इनको लिखने का तरीका डिफरेंट है या नहीं? और इनका डिस्प्ले का तरीका भी डिफरेंट है, ठीक है। हेडिंग 1 बड़ी होगी साइज में भी, फिर ये इससे छोटी है, फिर उससे छोटी, इस तरह ये 6 हेडिंग्स है हमारे पास, ठीक है। लेकिन आप लोग को मैंने लास्ट टाइम एक चीज़ बताई थी कि अगर बड़ी हेडिंग लिखनी है तो ज़रूरी नहीं है H1 यूज़ करो, ठीक है। आप कोई भी एक टैग बना के लिख सकते हो, बाद में हम CSS के थ्रू उसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। उसको बोल्ड भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी ये नहीं है कि अगर बड़ी हेडिंग है तो H1 लगाना है आप, सही। H2, H3, H4, और ये ज़्यादातर उन जगहों पे यूज़ होती हैं जहाँ पे कोई न्यूज़ की वेबसाइट है, क्योंकि वहाँ पे हेडिंग्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो ये BBC है। हम यहाँ आते हैं, हम यहाँ सर्च करते हैं कि H1 कितनी दफ़ा है। इंस्पेक्ट किया, कंट्रोल F, H1 कितनी दफ़ा आया? क्या रिजल्ट आ रहा है? 1 दफ़ा आया है ना। हमेशा जो ऊपर है, यूक्रेन एंड रशिया ट्रेड ब्लेम, वो कहाँ पे आ रहा है? सही है,
बाकी अगर आप सर्च करते हो फॉर एग्जाम्पल H2 कितनी दफ़ा आया? एक दफ़ा, 12 दफ़ा आया है, हमें कोई टेंशन नहीं है इसकी, सही है। H3 उन्होंने यूज़ नहीं किया, सिर्फ H1 और H2 यूज़ किया है, तो H1 हमेशा एक दफ़ा आएगा। वो क्यों आएगा? वो ज़रूरी इसलिए है कि जब गूगल आपकी वेबसाइट पढ़ रहा होता है, गूगल के बॉट्स के बारे में पता है किसी को? बॉट्स क्या होते हैं? बॉट्स ये बताएं। नहीं नहीं नहीं, बॉट्स क्या होते हैं? रोबोट्स और बॉट्स मिलते जुलते हैं। बॉट्स जो होते हैं ना, एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स बने हुए होते हैं, कोडिंग लिखी हुई होती है। अब गूगल है, कोई आपने नई वेबसाइट बनाई है, गूगल को कैसे पता चलता है उस कंटेंट, उस वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ है, वो कैसे सर्च करके ला के देता है? बॉट्स क्रॉल करते हैं, मतलब आपकी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, रीड करते रहते हैं, ठीक है। जो रीड करते हैं तो उसके अंदर से डेटा निकालते हैं, डेटा बहुत तरीक़ों से वो निकालते हैं, ठीक है। तो उस डेटा में फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी ने सर्च कर लिया वेबसाइट पे कि यूक्रेन एंड रशिया का जो ट्रेड है उसका कुछ क्या न्यूज़ चल रही है, तो वो आपने जब H1 इसको दिया ना, तो गूगल समझ गया ये मेन हेडिंग है, ठीक है। तो जो सारी डिटेल है वो इसी के बारे में होगी, ठीक है। अगर कोई बीच से आप हेडिंग उठा के गूगल पढ़ेगा ना, तो वो H2 होगी। जब वो H2 होगी तो गूगल उसको मेन हेडिंग कंसीडर नहीं करेगा। गूगल हमेशा H1 को मेन हेडिंग कंसीडर करता है। अगर इसमें आप 2 दफ़ा डाल दोगे तो क्या होगा? गूगल कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी वेबसाइट को वो बैड उसमें रख देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने 2 दफ़ा यूज़ कर दिया, उसके क्रॉलर्स जो है ना वो कंफ्यूज हो गए कि मेन टॉपिक कौन सा है। तो इस वजह से हम H1 को एक दफ़ा ही रखते हैं, सही है। नहीं आया समझ? आ गया सबको? और H2 H3 जितनी दफ़ा आप लिखना चाहो लिख सकते हो। एक आप कैसे दे सकते हो? हेडिंग्स है ना, डिपेंड करता है आप क्या टॉपिक डिफाइन करने वाले हो, ऊपर हेडिंग आप वो दे दो, ठीक है, आसान। सही। और कोई सवाल है किसी को? फिर हमारे पास टैग एक और होता है, उसको हम कहते हैं पी का टैग। पी मतलब पैराग्राफ। तो पैराग्राफ आप LOR लिखो इस तरह, ये आएगा, टैब दबाओ, आपके पास डमी टेक्स्ट आ जाएगा, सही है। अगर हम पैराग्राफ लिखते हैं तो हमें किस तरीके से नज़र आएगा? इस तरीके से आएगा, ठीक है। हेडिंग के अंदर या हेडिंग के बाहर? हाँ हाँ, मर्जी है आपकी। ये देखें, ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। अच्छा, वर्ड के अंदर आपने पढ़ा होगा बोल्ड करना है, इटैलिक करना होता है, तो इधर भी हमारे पास टैग्स होते हैं कुछ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इतने से हिस्से को क्या करना है? बोल्ड करना है। तो आप कैसे करोगे? आप इधर आओगे, ठीक है, पी के अंदर ही होगा क्योंकि टेक्स्ट पी के अंदर है। आप यहाँ बी लिखोगे, सही है, बी क्लोज हो गया है, लेकिन बी को आपने कट करो, जहाँ तक आपने बोल्ड करना है वहाँ तक रखो। अब क्या होगा? आपके पैराग्राफ में ये इतना हिस्सा क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। इटैलिक करना है आपने, आप क्या करोगे? आई कर दोगे, सही, ये इटैलिक हो जाएगा, सही। और एक टैग और होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग। नहीं नहीं, पूरा लिखेंगे, कर सकते हो ना आप। सही है,
बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया, वही आप अंडरलाइन भी कर दें। ठीक है, ठीक, 3 टैग्स पढ़ लिए हमने, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। दूसरा टैग हमारे पास है, उसको कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग। नहीं नहीं नहीं, वही बोल्ड ही करेगा ये। ठीक है, इसने क्या किया है, बोल्ड किया। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग जो है ना हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी एक्सेसिबिलिटी अच्छी हो जाए। ठीक है, बोल्ड आप करो, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो है ना वो सपोर्ट करता है आपकी एक्सेसिबिलिटी को। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ा दी, तो अब मैं बोलूँगा तो आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी के लिए होता है, स्क्रीन रीडर्स के लिए होता है ये। सही यार, बोल्ड होता है ज़्यादातर, एक्सेसिबिलिटी का कोई ध्यान ही नहीं रखता। हाँ, एक्सेसिबिलिटी उसी की बात है ना, उसमें सारी जो इम्पेयरमेंट्स हैं वो आ जाती है। ठीक है, तो एक हमारे पास और टैग होता है, उसको कहते हैं EM। EM भी क्या करता है, हम इधर आते, ये भी एक्सेसिबिलिटी के लिए, एम्फेसाइज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फेसाइज हमने यहाँ लगाया है, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, हमें तो नहीं पता चल रहा है इटैलिक कहाँ यूज़ हुआ है, एम्फेसाइज कहाँ यूज़ हुआ है। तो एक्सेसिबिलिटी और स्क्रीन रीडर्स और इनके लिए होता है वो। ठीक है, हमें तो दोनों सेम ही लग रहे हैं। सही, और वैसे अगर देखा जाए तो हम इससे HTML से बोल्ड इटैलिक नहीं करते, हम CSS के थ्रू करते हैं सब कुछ। लेकिन अभी हम CSS नहीं पढ़ रहे, तो हमें HTML में ही करना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है भाई, कितने टैग्स हो गए, एम्फेसाइज, ये सवाल है कोई, किसी को नहीं है, सवाल नहीं है। EM भी इटैलिक दिखाता है हमें, ये देखें, ये हेडिंग 4 पे जो है ना EM यूज हुआ। सही है, और इटैलिक भी यही काम करता है। फिर हमारे पास एक चीज़ और होती है, उसको देख लें, फिर ख़त्म करते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल ये पेज बनाया है, आप इसके बारे में कुछ थोड़ी सी वजाहत लिखना चाहते हैं या डिटेल लिखना चाहते हैं, तो आप फॉर एग्जांपल ये लिखें, टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। ठीक है, और आप ये भी चाहते हैं कि जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो ये किसी को नज़र नहीं आए, तो आप क्या करोगे, आप इसको एज अ कमेंट लिख दोगे। कैसे कैसे भाई, इसको आप सिलेक्ट करो ऐसे, और कंट्रोल ये स्लैश डाल दो, जो क्वेश्चन मार्क के साथ स्लैश है ना, कंट्रोल प्रेस करके उसको दबा दो, तो ये क्या हो जाएगा, कमेंट बन जाएगा। ठीक है, ये अब हमें नहीं दिखेगा यहाँ पे, अगर हम देखना चाहें। पिछली क्लास का सवाल करो आप मुझसे। खैर, देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे मैंने कोई मैसेज लिखा है, क्या लिखा है, मुझे इस कोड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखनी है अपने लिए, यूज़र के लिए नहीं, अपने लिए। जो आप कोडिंग कर रहे हैं ना, वो अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखना चाहता है, तो वो यहाँ पे लिख सकता है, ताकि उसको याद रहे कि ये कोड क्यों लिखा था उसने। सही है, तो इस वजह से हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। हर लैंग्वेज में होता है, कंप्यूटर की हर लैंग्वेज में कमेंट होता है। हाँ हाँ, कहीं भी लिख दो, कहीं भी लिख दो, दरमियान में लिख दो, कहीं भी लिख दो। जब इसने डिस्प्ले ही नहीं होना तो आप कहीं भी लिख दो। सही है, कंट्रोल स्लैश प्रेस कर देंगे, या फिर आप खुद लिख लें ऐसे लिख के। अगर मैं इसको हटा देता हूँ ना, तो ये अब देखें सबको कमेंट कर देगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्लोजिंग ही नहीं हो रही कहीं पे। ये ओपन हुआ, जहाँ क्लोज हो जाएगा उसके अंदर जितना कुछ है सब कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक है,
मैंने इसको यहाँ रखा तो ये वाला पहला जो पैराग्राफ है ये क्या हो गया, कमेंट आउट हो गया, अब नज़र नहीं आएगा हमें। H3 H4 और इस तरह ये सब कुछ, H2 भी कमेंट आउट हो गया। ठीक है, कोई सवाल नहीं है? अच्छा, क्लासरूम सबने ज्वाइन कर लिया? व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं किया आप लोगों? नहीं किया? क्या इशू आ रहा है? क्लासरूम ओपन नहीं हो रहा आपका? नेट नहीं है इधर? ये पीसी में नेट नहीं है? पीसी में नेट नहीं चल रहा? अच्छा, कनेक्ट नहीं किया, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और किसने नहीं किया? क्यों? तो अभी आप खोल सकते हो गूगल क्लासरूम, आप खोल लो और इस कोड के थ्रू आ जाओ। बुक आपको यहाँ मिल जाएगी। ये कोड है, जैसे ही ज्वाइन करोगे तो फिर आपको व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक। यार आपका कौन सा मोबाइल है? कौन सा? यार उसमें सपोर्टेड नहीं होगा।